रीजन करेंगे। आज के इस लेक्चर में मैं आपको लगभग 46 तो ऑब्जेक्टिव्स कराऊंगा और बाकी 8 क्वेश्चन असर्शन रीजन के कराऊंगा। इन क्वेश्चन को करने के बाद 36 क्वेश्चन और बचेंगे इसके ऑब्जेक्टिव्स। अगर आप उनको भी कर लेंगे तो आपका पूरा का पूरा ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं आपके इसके 36 जो क्वेश्चन है उनको और करा दूंगा। और इसका क्विक रिवीजन भी होता है, तो अगर आप चाहें तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसका क्विक रिवीजन भी करा दूंगा आपको। विद इन 10-15 मिनट में आपको पूरा चैप्टर इसको फिनिश कर दूंगा। जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके बोर्ड में आनी है, तो कोई भी चीजें उन्हें आप हटा सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको आनी है वो केवल मैं 2 से 3 पेज में आपका चैप्टर फिनिश कर दूंगा। चलिए, आज हमारा टारगेट है इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निपटाने का। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते चलते हैं, आप भी मेरे साथ करते चलिएगा। भी आंसर्स हो तो आप बताते चलिएगा, मैं भी आपको कराता चलूंगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व केमिकल रिएक्शन। इन 4 ऑप्शंस में से केमिकल रिएक्शंस का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर हो गया आपका डी हो गया, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर। ये आप जानते हो। बाकी जितने भी ये ए बी सी, ये तीनों इसके जो दिए गए हैं आपके, स्टोरिंग ऑक्सीजन गैस अंडर प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, पेट्रोल को चाइना डिश में रखना, ये सब कैसे प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस है। नेक्स्ट आ गया, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज कंजर्व इन एनी केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शंस में तो आपके एटम्स का नंबर है वो क्या रहता है? फिक्स रहता है, कंजर्व रहता है। तो बिल्कुल ये ट्रू बात है। मास कंजर्वेशन का रूल पढ़ा होगा कि जितने लेफ्ट हैंड साइड एटम होते हैं उतने ही राइट हैंड साइड होते हैं। तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम की प्रॉपर्टीज में और एटम्स के नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन आ गया, कंप्लीट द मिसिंग वेरिएबल गिवन एज एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो ये रिएक्शन दी है PbNO2 का होल ट्वाइस एक्वस प्लस 2Ki एक्वस गिव्स PbI2, फिर x दिया और KNO3 के ब्रैकेट में y दिया है। मैं आपको बताना है कि इधर x और y की जगह क्या आएगा। तो मैं आपको बताऊं, जो ये बगल में लिखा रहता है एक्वस एक्वस, ये x, ये इनकी स्टेट होती हैं कि ये सॉलिड फॉर्म में है कि लिक्विड फॉर्म में है कि गैस फॉर्म में है या फिर एक्वस फॉर्म में है। तो आपको ये बताना है कि जो x और y की जगह क्या आएगा इसमें से। तो इसका आंसर हो गया थर्ड का डी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो लेड आयोडाइड है PbI2, इसका भी, एक सेकंड, इसका आंसर हो गया ये डी, सॉलिड एंड एक्वस। तो जो PbI2 है एक्स, वो आपका सॉलिड है और पोटेशियम नाइट्रेट इस फॉर्म में होता है आपका एक्वस फॉर्म। यहाँ पे दोनों में डी आ गया है, तो इसका आंसर डी है, ये सी नहीं है इसका आंसर। एक्स की जगह सॉलिड आएगा क्योंकि इसका प्रेसिपिटेट बन जाता है, और KNO3 वाई की जगह आएगा आपका एक्वस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अब। क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें भी आपको क्या बताना है कि एक्स, जो कॉपर की रिएक्शन HNO3 से हुई है, तो इसमें एक्स की जगह क्या आएगा, और कॉपर नाइट्रेट प्लस NO2 के आगे जो वाई लगा हुआ है उसकी जगह पर क्या आएगा। देखिए, इन्हें करने का तरीका क्या रहता है, आप या तो ये जो ऑप्शन है इनको डायरेक्ट रख रख के भी इसके आंसर ला सकते हैं। अगर आप बैलेंस करना जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर बैलेंस करना नहीं जानते तो ऑप्शन को भी डायरेक्ट रख रख के भी आप इनके आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर आपका हो गया ए। कैसे हो गया मैं बताता हूँ। देखिए, सिंपल करने का तरीका, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2 × 2 4, यहाँ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर पहले से ही दे रखा है और बाकी जगह तो हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ भी कितने आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। सेकंड बात, अब क्या पूछ रहा है कि नाइट्रोजन यहाँ कितने होंगे। आप खुद बताइए, जब यहाँ पर 4 एन नाइट्रोजन कुल मिला के आपने जब यहाँ पर 4 कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ पर भी कितने होंगे, ओवरऑल 4 होंगे। तो यहाँ नाइट्रोजन कितने पहले से दे रखे हैं, उसने 2 दे रखे हैं, तो जाहिर सी बात है इधर कितना बचा, वाई की जगह केवल 2 बचा। तो इसका आंसर हो गया 4 एंड 2। नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। फिफ्थ, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये वाली जो रिएक्शन दे रखी है इसमें पूछा गया है कि किसका एग्जाम्पल है। इसका आंसर है सी, सेकंड एंड
फोर्थ देखिए रिएक्शन जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें ये दोनों मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, इसमें मोर देन वन कंपाउंड मिलकर सिंगल कंपाउंड बना देते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी इसलिए क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज होती है। आपने घर पे भी या कहीं पर भी जब चूने को जो लाइम होता है उसको पानी में मिला के देखा होगा, तो उसमें से लाइम वाटर बनता है, तो उसमें से हीट रिलीज। नेक्स्ट आ गया फेरस सल्फेट क्रिस्टल लॉस वाटर व्हेन हीटेड, हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आर लॉस्ट। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल को हीट करते हैं तो उसमें से कितना वाटर के मॉलिक्यूल निकल जाते हैं। तो इसका आंसर हो गया सिक्स्थ का बी। क्योंकि आपको बताऊं जो फेरस सल्फेट होता है उसके अंदर होते हैं 7H2। आपने पढ़ा होगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसके अंदर कितने H2 होते हैं, 7H2 होते हैं। तो इसका आंसर हो गया आपका डी 7। हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन प्रोड्यूस, लाइमस्टोन क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको जब हीट करते हैं तो क्या बनता है, इसका आंसर हो गया क्विक लाइम। मतलब कि जब कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट आप उसे अगर हीट करोगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और क्या बनेगा, केवल CaO बचेगा। इसको क्या बोला जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया आपके नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बर्न द पॉप साउंड व्हेन बर्निंग कैंडल इज ब्रॉट नियर। तो सबको पता है जो पॉप साउंड होता है वो कौन प्रोड्यूस करती है, हाइड्रोजन गैस। जबकि यहाँ पर कौन दिया है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये चीज एट्थ क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो इसका आंसर गया बी। नेक्स्ट आ गया द फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इसमें डिकम्पोज होकर बना रहा है क्विकलाइम और कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, CaCO3। CaCO3 का जब आप CaCO3 का आप डिकम्पोजिशन करोगे तो क्या बन जाएगा आपका, CaO निकलेगा और आपका CO2 गैस निकलेगी। CO2 CO3 में से निकल जाती है और कैल्शियम में से क्या निकल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जैसे क्विकलाइम बोला जाता है। नेक्स्ट आ गया 10, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, a mole ratio of hydrogen and oxygen gases liberated during electrolysis of water is। इसका आंसर हो गया 2:1। ये H2 का क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है इसमें दो हाइड्रोजन होते हैं, एक क्या होता है ऑक्सीजन। ऐसी बात है दो हाइड्रोजन निकलेंगे क्योंकि इसमें पहले हाइड्रोजन दिया है फिर बाद में ऑक्सीजन दिया है, तो हाइड्रोजन कितने निकलेंगे, 2 निकलेगी 1। 11 पे पहुंचते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिकम्पोज्ड बाय द एक्शन ऑफ सनलाइट। सनलाइट के एक्शन से कौन सा इसमें से कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है। तो इसका आंसर हो गया 11वें का बी, सिल्वर ब्रोमाइड। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये आपका जो फोटोग्राफिक फिल्म है AGVR, इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ गया 12, व्हाट विल हैपन व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर सम टाइम। जब सिल्वर क्लोराइड को आप कुछ देर के लिए सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाता है। तो 12 का आंसर हो गया आपका सी, कंपोजिशन स्टार्ट हो जाता है और ये आपका ग्रे कलर में भी चेंज हो जाता है। सिल्वर क्लोराइड क्या होता है आपका AgCl2, AgC ना AgCl2, AgCl2, AgCl2 को जब आप सनलाइट में रखोगे तो क्या निकलेगा, इसमें से सिल्वर निकलेगा। सिल्वर का कलर क्या होता है, ग्रे होता है, बाकी कंपोज हो जाएगा ये, इसलिए इसके दोनों ऑप्शन सही हैं। सी चला गया। 13 आ गया आपका, द हीटिंग ऑफ लेड नाइट्रेट प्रोड्यूस ब्राउन फ्यूम। जाहिर सी बात है इसमें है नाइट्रेट। नाइट्रेट मतलब क्या होता है, NO3। NO3 को डिकम्पोज करोगे तो बनेगी नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। 13 का क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट तीन बाद आएगा आपका 14 क्वेश्चन। ये 14 क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अब, ये पहुंच गए। 14 क्वेश्चन है आपका, द कार्बोनेट ऑफ मेटल लेड इज अ व्हाइट सॉलिड। कोई मेटल लेड है, देखिए लेड है तो वो व्हाइट सॉलिड है, तो जाहिर सी बात है जैसे ही लेड पढ़ा आपने तो इसका आंसर तो क्या जाएगा आपका, लेड ऑक्साइड जाएगा। तो ये भी करने का तरीका होता है क्योंकि बाकी में किसी में लेड है ही नहीं। जब लेड ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करोगे, लेड कार्बोनेट का, कार्बोनेट है यहाँ पर, जाहिर सी बात है लेड ऑक्साइड भी बनेगा। मैग्नीशियम, सिल्वर, जिंक तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट आ गया 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। मतलब इनमें से किस ABCD में से किस में आपका
हीट रिलीज होती है। तो 15 का ये चला गया। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, वाटर को जब पानी के अंदर डालते हैं, क्योंकि बेस है ये, आप जानते हैं एसिड बेस की रिएक्शन जब वाटर में होती है तब प्रोड्यूस होती है हीट। बाकी जितने भी एग्जाम्पल हैं तीनों के तीनों, ये एग्जाम्पल हैं आपके एंडोथर्मिक रिएक्शन के। नेक्स्ट आ गया 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन आ गया, आइडेंटिफाई द एंडोथर्मिक प्रोसेस फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें से अब आपको क्या देखना है कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कौन सा है। जाहिर सी बात है 16 का ए पढ़ते ही हो गया, क्योंकि H2O है यहाँ पर लिक्विड, और लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करेंगे तो आपको हीट देनी पड़ेगी। हीट, बाकी जितने भी प्रोसेस हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चूने को जब पानी में डालते हैं तो क्या रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है। कंबसन, कंबसन माने होता है बर्निंग, जब बर्निंग करेंगे तो भी हीट रिलीज होगी। एडिशन ऑफ कंसंट्रेटेड HCl, अगर HCl को आप वाटर में डालेंगे तो भी हीट रिलीज होगी। 17 आ गया, जिंक ग्रेन्यूल्स आर रिएक्टेड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब जिंक ग्रेन्यूल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या रिलीज होती है आपकी, कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। देन विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इवॉल्व। ये तो सिंपल क्वेश्चन है कि जिंक को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड में हाइड्रोजन होता है, ये सब तो होती नहीं है सल्फाइड वल्फाइड। आपकी कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस, जिसको आप पॉप साउंड से भी पता लगा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑन मिक्सिंग। देखिए जैसे ही आपके सामने रेडिश ब्राउन आए तो समझ जाइए इसमें कहीं ना कहीं आयरन होगा, क्योंकि ब्राउन आप जानते हो जंग लग जाती है, रस्ट लग जाती है। इसका आंसर क्या हो गया, FeCl3। जितने भी ब्राउन कलर के ज्यादातर कंपाउंड होते हैं रेडिश ब्राउन, उनमें कहीं ना कहीं आयरन होता है। FeCl3 की रिएक्शन आप अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो आपका रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट बनके तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट आ गया 19, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फॉलोइंग जो रिएक्शन है 19, Fe2O3 की एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराइए तो Fe बनाए और Al2O3 बनाए, इसका एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे जो एल्यूमिनियम है, Fe को ऑक्सीजन के साथ से हटा दिया उसने, ऑक्सीजन और Fe को दोनों को क्या कर दिया उसने, ब्रेक कर दिया। देखिए खुद किसके साथ आ गया है, वो खुद ऑक्सीजन के साथ आ गया एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम ने Fe को यहाँ से क्या कर दिया है, डिस्प्लेस। तो इसका आंसर क्या होगा, बी, 19 का बी। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक मेटल दूसरी मेटल को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देते। नेक्स्ट आ गया आपका 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इन 20 में से कौन सा स्टेटमेंट आपका पूरी तरह से क्या है, गलत है। मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, बिल्कुल सही बात है। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, बिल्कुल सही बात है। आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जिंक से नीचे ही आता है। कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एल्यूमिनियम, तो ये आपका हो गया रॉन्ग। तो यही इसका हो गया आंसर, कॉपर एल्यूमिनियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होती, एल्यूमिनियम से कम रिएक्टिव होती है। कॉपर केवल रिएक्टिव होती है आपकी Ag से, Au से, मरकरी से, इन सबसे रिएक्टिव होती है, बाकी सबसे लेस रिएक्टिव। कॉपर हाइड्रोजन से भी कम रिएक्टिव होती है। नेक्स्ट आ गया 21, व्हाट हैपन व्हेन कॉपर रॉड इज ड्रॉप्ड इन आयरन सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर कॉपर रॉड को जब आयरन सल्फेट सॉल्यूशन में ड्रॉप करते हैं तो क्या होता है, देखिए कॉपर रॉड को अगर आपने आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप किया तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि कॉपर मैंने अभी बताया आपकी लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है। उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो आयरन को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे। तो इसका आपका 21 का आंसर हो गया टी, ओनली फोर्थ, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। आपका 22 आ गया, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरीन वाटर इज एडेड टू पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन। क्लोरीन वाटर को पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या होता है, देखिए क्लोरीन जो है ना वो मोर रिएक्टिव है कंपैरिजन टू आयोडीन। तो अगर आपने क्लोरीन की रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड से कराई तो ये यहाँ से आयोडीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, निकाल देगा। इसका आंसर हो जाएगा ए, पहला ही ऑप्शन मिल गया, आयोड I2 इज फॉर्म्ड। ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हैं। इसमें एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड को उसके सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दे रहा है। 23 आ गया, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन लग रहा है। ये आपका मैच केमिकल कंपाउंड गिवन इन द वन विद दिस कलर गिवन इन द
तो देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन। आगे क्या करना है, हमें क्वेश्चन दे रखा है आपका कि मैच केमिकल कंपाउंड गिवन इन द कॉलम 1। इन कंपाउंड को इनके कलर से मैच करना है कि इसका कैसा कलर होता है। आप कुछ इसमें ट्रिक भी यूज कर सकते हैं कि जो कॉपर सल्फेट होता है आपको पता होना चाहिए कैसा होता है, ब्लू होता है। सल्फेट कैसा होता है, ब्लू होता है। तो चलो देखते हैं कि 20 कहीं पर अगर इसका सी का डी दे रखा है तो वही आंसर हो जाएगा सी का सेकंड। सी का क्या है देखिए, सेकंड। तो इसका अपने आप ही आंसर क्या हो गया, ये हो गया। ट्रिक होती है, आपको जो चीज पता हो केवल उसको मिला के देख लो। कई बार ऑब्जेक्टिव में क्या हो जाता है, केवल वही आंसर होता है। देखिए सी का अगर आपको पता है कॉपर सल्फेट ब्लू होता है तो सीधे आंसर क्या आ गया, डी आ गया। बेरियम सल्फेट कैसा होता है, व्हाइट होता है। आपका फेरस सल्फेट ग्रीन होता है, ये भी आप याद रखिए। फेरस सल्फेट कैसा होता है, ग्रीन होता है। कॉपर सल्फेट तो ब्लू हो ही गया। जो बचा जिंक सल्फेट कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। इस तरह से आप इन्हें याद रख सकते हैं। नेक्स्ट 24 आ गया, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। इन रिएक्शन को कंप्लीट करिए। 24, तो 24 का आंसर क्या हो गया, डी हो गया। NaNO3 बन जाएगा और KgCl बन जाएगा। 25 आ गया, द रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड इज। आप जानते ही हैं जब दो कंपाउंड एक दूसरे के साथ बिल्कुल एक्सचेंज कर लेते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं। इसके चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और बाकी इसका ऑप्शन क्या है देखते हैं। ए बाकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बाकी इसके आंसर क्या हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, कंपोजिशन रिएक्शन हो गया, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। 25 का आंसर हो गया आपका बी, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। 26 आ गया, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन between aqueous potassium iodide and aqueous lead nitrate, a yellow precipitate of lead iodide yellow is formed while performing the activity. If lead nitrate is not available, which of the following can be used in the place of lead nitrate? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये आपका, इंपॉर्टेंट भी है ये। ये रिएक्शन कौन सी हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। 26 केस में कुछ आपको चीजें पता होनी चाहिए। इसमें क्या बोल रहा है, आप लेड नाइट्रेट की जगह इसका यूज कर सकते हैं इस रिएक्शंस में। तो इसका आंसर जाएगा लेड एसीटेट, इसका आंसर चला जाएगा क्योंकि यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अगर आपको लेड नाइट्रेट नहीं है, जाहिर सी बात है लेना तो कोई लेड का कंपाउंड ही पड़ेगा। यहाँ पर लेड के कितने ऑप्शन है, लेड सल्फेट और लेड एसीटेट, परंतु लेड सल्फेट के ब्रैकेट में इसने क्या दे रखा है, इनसॉल्युबल। ये इनसॉल्युबल है। ऐसा कोई भी कंपाउंड जो इनसॉल्युबल होगा उसको तो आप डबल डिस्प्लेसमेंट में यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि उसका तो सॉल्यूशन बन ही नहीं पाएगा। तो इसका आंसर सिंपल क्या चला जाएगा, लेड एसीटेट इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब क्या कह रहा है 27, इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें ये रिएक्शन कराई गई है 27 में। अब पूछ रहा है इनमें से कौन सी दो चीजें होंगी। देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप जानते हैं एक तो प्रेसिपिटेट तो बनता ही बनता है ना, प्रेसिपिटेट तो आपका बनता ही है। सेकंड बात, और कोई जब प्रेसिपिटेट बनेगा उसी को क्या बोल देते हैं, इनसॉल्युबल सॉल्ट बोल देते हैं। सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है जो कैसा होता है, इनसॉल्युबल हो जाता है। तो 27 का आपका आंसर हो गया डी, क्योंकि इसमें थर्ड एंड फोर्थ दोनों दे रखे हैं। देखिए कहीं आप समझिए, इसमें ये वाला ऑप्शन भी सही हो सकता था, एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। सही बात है, इसमें एक्सचेंज भी हो जाते हैं, एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक्स प्लेस। ये चारों ऑप्शन जो लग रहे हैं ना वो लगभग लगभग एक जैसे ही लग रहे हैं, परंतु अब यहाँ पर जो ऑप्शन है वो उसने सेट बना रखे हैं। ये कहीं ना कहीं ये तो बात सच्ची है, एक्सचेंज ऑफ आयंस भी होते हैं, डबल बेरियम है, आपके सोडियम्स हैं, आयन एटम्स का एक्सचेंज तो हर रिएक्शंस में होता ही होता है। परंतु अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि कौन से दो ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, बिल्कुल सही है।
देखिए प्रेसिपिटेट तो बनता ही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, इसमें तो कोई शक है नहीं। ठीक है? तो थर्ड किस में दे रखा है? थर्ड बी में भी दे रखा है, डी में भी दे रखा है। परंतु बी पहले वाले में बी में क्या दे रखा है? एक्सचेंज ऑफ एटम दे रखा है, परंतु इसका सही आंसर क्या होगा? एक्सचेंज ऑफ आयंस। अब एक्सचेंज ऑफ आयंस थर्ड के साथ है नहीं। थर्ड के साथ कौन है? फोर्थ, और फोर्थ भी सही है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है। इनसॉल्युबल सॉल्ट बन के तैयार हो जाता है, इसलिए इसका आंसर डी। 28 आ गया। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज, रेस्पिरेशन है वो कैसा प्रोसेस होता है? तो वो होता है उसमें आपका ऑक्सीडेशन होता है और हीट रिलीज होती है, तो ऑक्सीडेशन एंड एक्सोथर्मिक, इसका आंसर हो गया ये हो गया। 29 व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें बिल्कुल पहला ही ऑप्शन सही हो गया, मैग्नीशियम बर्न विद व्हाइट फ्लेम एंड चेंज इनटू व्हाइट पाउडर। ब्लैक पाउडर तो होता ही नहीं है, येलो पाउडर भी नहीं होता। ठीक है, येलो फ्लेम नहीं होती, इसका आंसर क्या होगा? इनका ये हो गया। 30 क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन पे आ गए अब हम लोग। क्वेश्चन क्या है? फायर फ्लाइज ग्लो एट नाइट ड्यू टू द ल्यूसीफेरन। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो जुगनू होते हैं जो रात को उड़ते हैं वो आपके आप चमकते हैं क्योंकि उनके अंदर ल्यूसीफेरन प्रोटीन होती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। तो इसमें कौन सी घटना होती है? तो इसमें होती है ऑक्सीडेशन। अब याद रखना, इन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ज्यादातर सारी रिएक्शन है नॉर्मली ऑक्सीडेशन पर टिक होता है, क्योंकि हमारे में ऑक्सीजन जाकर ही सारी रिएक्शनों को कराती है। ये भी आप इसकी ट्रिक बना सकते हैं। नेक्स्ट आ गया, द एडिशन ऑफ फॉस्फोरस एंड ऑक्सीजन गिव्स अ प्रोडक्ट। दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, फॉस्फोरस और ऑक्सीजन ने आपस में रिएक्शन करी है और कोई एक प्रोडक्ट दे दिया है, तो इस किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीडेशन का, क्योंकि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? ऑक्सीडेशन। 32 आ गया, फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए इसमें एक कंपाउंड KClO3 टूट के मोर देन वन कंपाउंड दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो इस ठीक है, और इसमें दूसरी बात क्या हो रही है? इसमें आपका ऑक्सीजन भी इसमें से निकल रहा है, इससे आपका ऑक्सीजन भी निकल रहा है। तो अगर इसमें ऑप्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता तो इसका आंसर डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी चला जाता, परंतु यहाँ पर डिकम्पोजिशन कहीं पे दे नहीं रखा है। इसमें क्या रिलीज हो रही है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है? आपका रिडक्शन, है ना? रिडक्शन में क्या होता है? ऑक्सीजन आपकी निकलती है, ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ती है। अगर इसको उल्टा कर दो, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीडेशन का हो जाएगा, जो कि उसने पूछा नहीं है। 33 हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट। एक रिएक्शन दे रखी है, आयरन की वाटर के साथ रिएक्शन हुई है, Fe3O4 बना है और हाइड्रोजन गैस निकली है। तो आपसे 4 ऑप्शन में पूछ रहा है कि इनमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें काफी ऑप्शन दे रखे हैं। आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, सही बात है, आयरन के साथ ऑक्सीजन आकर इसमें मिल गई है। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये भी बात बिल्कुल सही है। देखो H2O में से क्या निकल गया है? ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का निकलना ही क्या कहलाता है? रिडक्शन। तो ये भी सही है, इसका ये भी सही है। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, वाटर नहीं नहीं नहीं, वाटर यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन इसको दे रहा है, तभी तो इधर ऑक्सीजन मिल रही है। वाटर इज एक्टिंग एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये बात सही है। वाटर क्या कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वाटर आयरन को ऑक्सीजन दे रहा है, तभी तो आयरन को ऑक्सीजन मिल रही है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें फर्स्ट सेकंड और फोर्थ तीनों हो, वही आंसर आपका क्या है? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका 33 का सी हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फॉलोइंग। इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरे को ऑक्सीजन दे देता है। तो MnO2 HCl को ऑक्सीजन दे सकता है। 30 का ये हो गया। 35 के अंदर क्या कह रहा है? ये पूछ रहा है Pb3O4 यहाँ पर इस रिएक्शन में किस तरह का काम करेगा। तो मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ, जिसके पास ऑक्सीजन होंगी वो हमेशा कौन सा एजेंट होगा? ऑक्सीजन एजेंट होगा। ठीक है जी, तो इसका आंसर होगा 35 का हो गया आपका ए। Pb3O4 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं अब आपके 36 पे पहुंचते हैं। 36, a dilute ferrous sulfate solution was gradually added to the beaker, ठीक है, contain acidifying permanganate solution, the light purple color of the solution fades and finally disappear. Which of the following is the correct explanation of the observation?
यहाँ पे ये कह रहा है कि फेरस सल्फेट है FeSO4, उसको एक बीकर में डाला गया है और उससे परमैंगनेट जो सॉल्यूशन है, उसका लाइट पर्पल कलर क्या हो गया है, डिसअपियर हो गया है। हाँ, हो भी जाना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द, अच्छा अब ये पूछ रहा है इन ऑप्शन में से पढ़ के आप बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसका आंसर चला जाएगा केमन, ये चला जाएगा इसका आंसर, केमनोफ्रिजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइजेस FeSO4। देखिए ऐसा हुआ क्यों है, तो जो फेरस सल्फेट है ना, उसकी रिएक्शन परमैंगनेट सॉल्यूशन से हुई है KMnO4 से। KMnO4 का पर्पल कलर था, मतलब FeSO4 जाकर उस उस KMnO4 के साथ कोई रिएक्शन कर रहा है। होता क्या है, जो KMnO4 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको ब्रेक कर देता है। इसके कारण KMnO4 अपनी प्रॉपर्टीज को क्या हुआ, आ जाता है। नेक्स्ट आ गया 37, आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। इसमें आपको रिड्यूसिंग एजेंट पता करना है। देखिए रिड्यूसिंग एजेंट पता करने की ट्रिक क्या होती है कि रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, जिसके पास ऑक्सीजन है उस कंपाउंड में से ऑक्सीजन को निकाल देगा। आप देखिए रिड्यूसिंग एजेंट या तो H2O होगा या फिर F2 होगा। ध्यान रखिए यहाँ पे इतने सारे दे रखे हैं, ये HOF और पता नहीं क्या क्या दे रखा है HF, ये कभी नहीं होंगे। हमेशा जो भी रिएक्टेंट कहाँ होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो इन H2 और F2 में से कोई आंसर होगा, तो C भी चला गया और आपका D भी चला गया। अब बचा H2O और F2। रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो किसी में से ऑक्सीजन निकाल लेते हैं। यहाँ पर आंसर क्या हो गया, F2। F2 क्या कर रहा है, H2O में से ऑक्सीजन को रिमूव कर दे रहा है। इधर पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया, F2, तो इसमें से H2O में से ऑक्सीजन को निकाल दे रहा है। 37 का आपका चला गया, E चला गया। नेक्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। जो 38 है इसमें पूछ रहा है कि जो रिएक्शन हो रही है ये किस टाइप की है। PbO प्लस H2 गिव्स Pb प्लस H2O। आप खुद देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है, PbO में से ऑक्सीजन निकल जा रहा है और वो ऑक्सीजन जाकर हाइड्रोजन में ऐड हो जा रहा है। तो दुनिया की कोई भी रिएक्शन ऐसी नहीं होती इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ना हो रहे हो। तो इसका आंसर हो गया रिडॉक्स। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं तो वो क्या कहलाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब 39 आ गया, मैच द फॉलोइंग रिएक्शन गिवन इन द, यहाँ पर क्या है कि ये जो ये दे रखा है, ये 4 कॉलम दे रखे हैं, इनमें से आपको बिल्कुल लिंक बनाना है कि किसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए करते हैं। आपका ये आ गया 39 आ गया, 39 कर लेते हैं। चलिए 39 का देखिए, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम N2 एंड H2। N2 और H2 आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, यहाँ पर अमोनिया बना रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये क्या किसका एग्जाम्पल हो गया, कॉम्बिनेशन का। ये चला गया आपका, थर्ड चला गया। नेक्स्ट आ गया कैल्सिनेशन ऑफ जिंक कार्बोनेट। मतलब जो जिंक कार्बोनेट है उसका कैल्सिनेशन। रस्टिंग ऑफ आयरन भी है, रस्टिंग ऑफ आयरन सभी जानते हैं किसका एग्जाम्पल है, रेडॉक्स का एग्जाम्पल है। तो सी का हो गया, फोर्थ हो गया। रिएक्शन ऑफ एक्वस BaCl2 सॉल्यूशन विद डाइल्यूट H2SO4, ये आपका डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जाम्पल हो गया। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं 39 के। 39 का ऑप्शन क्या है, 39। तो 39 का आंसर क्या हो गया, ए आ गया। ए, चलिए इसे पीछे मुड़ के देख लेते हैं। ए का क्या हो गया, 3, और बी का हो गया 1। ए का 3 है और बी का 1 हो गया। ए का हो गया 3 और बी का कैल्सिनेशन क्या हो गया, 1। जिंक कार्बोनेट का कैल्सिनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन है रिडॉक्स, और BaCl2 जो सॉल्यूशन है उसका H2SO4 से रिएक्शन, ये वो क्या है, कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, दूसरा आंसर ए चला गया। चलिए जी, तो आगे बढ़ते हैं। 40 आ गया, 40 आ गया। इसका आंसर देख लेते हैं, क्या आंसर जाएगा इसका।
आंसर गोल्ड, आयरन, गोल्ड, इसका क्या आंसर आ गया आपका? ये गोल्ड इज अ मेटल विच डज नॉट कॉरोड व्हेन एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर। गोल्ड एटमॉस्फेयर में कॉरोड नहीं होती, इसका रीजन क्या है? तो आप सब जानते हैं गोल्ड एक नोबल मेटल है, तो वो कभी भी इन्वायरमेंट में खराब नहीं होती। नेक्स्ट आ गया 41, द आयरन रॉड इज कवर्ड विद रेडिश ब्राउन लेयर व्हेन विच डैमेज द सरफेस ऑफ रॉड। तो ये तो रस्टिंग की बात कर रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन बी यूज टू प्रिवेंट इट डैमेज। तो रस्टिंग को डैमेज से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? और आप लोहे को रस्टिंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? बाय कवर्ड इट विद थिन लेयर ऑफ जिंक। आप इसको कवर कर देंगे जिंक से, ठीक है, बेस से कवर कर देंगे। कोई फालतू का ऑप्शन है, एसिड से थोड़ी रिएक्शन कराएंगे और कोरोजन हो जाएगा। कॉपर से रिएक्शन नहीं कराएंगे, कॉपर क्या होती है, थोड़ी लोअर होती है। अब आ गया 42, केमिकली रस्ट इज, रस्ट क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 42 का। ये हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड होती है। आप जानते हैं जो रस्ट होती है उसको लगने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत भी होती है और वाटर की रिएक्शन भी होती है। तो ये फेरिक ऑक्साइड होती है। फेरिक ऑक्साइड कैसे? इसका फॉर्मूला होता है FeO Fe2O3.XH2O। तो इसमें फेरिक ऑक्साइड होता है। आयरन की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो क्या होती है? इसमें +3 होती है, ठीक है। यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है? +3। तो इसलिए इसको फेरिक बोला जाता है। फेरस वाला ऑप्शन तो हट ही गया, नन ऑफ द एबव भी हट गया। केवल दो हैं ओनली, फेरिक ऑक्साइड और हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। H2O चाहिए होता है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट आ गया 43। 43 क्या बोल रहा है? फूड आइटम्स मेड अप ऑफ ऑयल्स एंड फैट्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन, फूड आइटम को हम सेव करने के लिए क्या करते हैं? आप जानते हो चिप्स वगैरह में नाइट्रोजन गैस को भर देते हैं। तो नाइट्रोजन गैस क्या करती है? उन्हें प्रोटेक्ट करती है रेंसिड से। रेंसिड जो होने की प्रॉपर्टी है उससे उनको बचा लेती है, उनको खराब कम होने देती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन को कम कर देती है। तो 43 का आंसर हो गया आपका सी, फर्स्ट एंड सेकंड। ये रेंसिड से भी बचाती है और उनके टेस्ट को भी बचाकर रख सकती है। वेट से, फ्लेवर से ऐसा कोई ज़्यादा मतलब है नहीं। अब आ गया 44। 44 क्या बोल रहा है कि आपको इसमें जिंदा ब्लैंक भरने हैं। आर यूज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी ऑफ फूड। आपको अगर रेंसिडिटी बचानी है फूड की, जो ऑयल से बनाते हैं, तो आप किसका यूज करेंगे? तो इसका आंसर है एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट मिलाने से तो आपके फूड आइटम है वो काफ़ी दिनों तक चलते हैं। 44 के बाद हमारा आता है 45 आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस कैन बी यूज्ड फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर आपको ऑयल से बना हुआ कोई भी सामान लंबे समय तक बचाकर रखना है तो आप उसमें हीलियम और नाइट्रोजन गैस को भर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अनरिएक्टिव गैसेस हैं। फिर मैच द फॉलोइंग आ गया। मैच द फॉलोइंग में क्या कह रहा है कि केमिकल रिएक्शन हो रही है और जिसमें कौन इवॉल्व हो रही है? एक कोई गैस इवॉल्व हो रही है। गैस, गैस इवॉल्व हो रही है, तो बताइए इनमें से इनको मैच करना है, ठीक है। देखते हैं किससे कौन सा मैच हो रहा है। जी ग्रेन्यूल को आप अगर H2SO4 से ट्रीट करेंगे तो कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन रिलीज होगी। तो एक का तो थर्ड हो गया। तो देखिए, चलिए थर्ड तो इनके 3 में है तो इसलिए हो नहीं सकता। ट्रिक होती है, आप एक एक करके भी देखते जा सकते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी गैस निकलेगी? CO2 निकलेगी, सही बात है। बी का होगा सेकंड। तो देखिए बी का सेकंड है, बी है। परंतु प्रॉब्लम यहाँ पर है, इन दोनों में 3 दे रखा है और चौथा भी इनमें दे रखा है, तो हमें अपने आप ही पता चल गया सी का क्या है, फोर्थ है। सी का कौन हो गया? लेड नाइट्रेट है, तो नाइट्रेट NO2 ही गैस निकलेगी। और डिकम्पोजिशन ऑफ KCl3 क्या देगा? ऑक्सीजन गैस। तो इसका आंसर हो गया आपका, इसके अंदर जो हमने ऑप्शन किए हैं वो सब आ रहे हैं। ये कौन सा ना, तो 46 है आपका। ये 46 का आपका आंसर हो गया डी, ठीक है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया डी। एड भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है और इसमें क्या आ गया आपका? 1 भी आ गया। KCl3 किससे चला जाएगा? ऑक्सीजन से। 3 2 4 1, ए का 3, बी का 2, लेड नाइट्रेट का NO2, डिकम्पोजिशन हो गया। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फिनिश हो गए, है ना। अब चलिए, तो इस तरह से मैंने आपके 46 ऑब्जेक्टिव करा दिए बहुत कम समय में। अब हम असर्शन रीजन भी खत्म कर लेते हैं, उसके बाद फटाफट लेक्चर खत्म हो जाएगा। ये
47 असर्शन रीजन क्या दिया है कि एक बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन दे रखी है। ठीक है जी। अब इसके ऑप्शन असर्शन देखते हैं और रीजन देखते हैं कि 47 के असर्शन रीजन क्या दे रखे हैं इसमें। केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन थी, इसमें असर्शन रीजन देखते हैं कि इसमें असर्शन रीजन क्या थे। असर्शन रीजन में इसके देखना पड़ेगा इसमें असर्शन क्या था। अच्छा, ये एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखते हैं ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है या नहीं है। देखिए यहीं पर ही गलत हो गया। इसका असर्शन क्या है, ये 4 कार्बन है इधर, है कि नहीं? 4 कार्बन, और यहाँ पे कार्बन कितने हो गए? 6 दूनी 12, 12 कार्बन हुआ इधर पे। तो 12 कार्बन हो गए हैं, और यहाँ पे कार्बन कितने हैं? केवल 4। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन ही क्या हो गया, पूरा का पूरा गलत। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी जाएगा। ठीक है, जब असर्शन ही गलत हो गया तो रीजन से तो कोई मतलब होता ही नहीं है। ध्यान रखिएगा, अगर आपका असर्शन ही गलत हो गया तो रीजन तो फिर गलत ही होगा। तो इसका आंसर क्या चला गया? डी। इनमें से कोई भी सही नहीं है। आपको असर्शन रीजन तो पता है ना, असर्शन रीजन में क्या होता है? असर्शन रीजन में आपके 4 ऑप्शन होते हैं। अगर असर्शन रीजन दोनों सही हैं तो असर्शन और रीजन अगर आपके दोनों सही हैं तो ए चला जाता है। अगर केवल असर्शन सही है और रीजन उसका सही से नहीं है तो उसका बी चला जाता है। असर्शन सही है पर रीजन सही नहीं है तो सी चला जाता है, और दोनों ही गलत हैं तो क्या चला जाता है? डी। तो इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया? डी चला गया, क्योंकि पूरा ही क्वेश्चन गलत ही है, वो रिएक्शन ही पूरी बैलेंस नहीं है। चलिए 48 पे पहुंचते फटाफट। असर्शन है कैल्शियम कार्बोनेट ने, ठीक है, CaO प्लस CO2 बनाया, बिल्कुल सही बात है। रीजन, फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो देखिए यहाँ पर सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं हो रहा है, यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में होता है? हम लोग हीट कर देते हैं, तो यहाँ पर हीट करने पर भी हो जाता है। तो जरूरी नहीं इसमें सनलाइट ही लेके आए, यहाँ पर हम हीट करके भी काम चला सकते हैं। 48 का आंसर चला जाता है बी। असर्शन पूरा सही है पर रीजन इसका प्रॉपर ठीक नहीं है। अब आ गया आपका 49। 49 क्या कह रहा है? क्विक लाइम react vigorously with water releasing a large amount of heat। क्या बिल्कुल सही बात है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। क्योंकि इसका इसका आंसर क्या है? क्योंकि ये 49 केमिकल, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो बिल्कुल सही बात है। आप सबने घर में देखा होगा जब चूने को पानी में मिलाते हैं तो बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है। तो इसका आंसर क्या चला गया? ए चला गया। आ गया असर्शन, फोटोसिंथेसिस इज कंसीडर्ड एज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। दूसरी बात, एनर्जी गेट रिलीज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए ये दोनों बातें एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो गई। यहाँ तो ये बोल रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पे ये बोल दे रहा है कि इसकी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये तो एक्सोथर्मिक की बोल दिया। इसका आंसर क्या जाएगा? सी। असर्शन तो सही है पर रीजन क्या है इसका? गलत है। 51 आ गया। Fe2O3 के एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराई तो Al2O3 बना और Fe बना, बिल्कुल सही बात है। ये एग्जाम वो क्या बोल रहा है कि ये रिएक्शन जो है वो एग्जाम्पल है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। बिल्कुल सही बात है। एल्यूमिनियम ने Fe2O3 में से Fe को क्या कर दिया? बिल्कुल डिस्प्लेस कर दिया। देखिए अलग निकाल के फेंक दिया, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये एल्यूमिनियम क्या है? मोर रिएक्टिव। बिल्कुल सही बात है। वो आयरन को क्या कर देगा? इसमें से डिस्प्लेस कर देगा। तो इसका आंसर भी क्या चला गया आपका? ए चला गया। 2 आ गया। रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड पोटेशियम क्लोराइड इज अ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। सही बात है, सिल्वर नाइट्रेट पोटेशियम क्लोराइड को रिएक्ट कराते हैं तो प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट रिएक्ट्स प्रोड्यूसेस, हाँ, और प्रेसिपिटेट कहते भी उसे हैं जिसमें क्या बन जाता है आपका? इनसॉल्युबल सॉल्ट बन जाता है। इसका आंसर भी क्या हो गया? ए हो गया। चलिए जी 3 पे पहुंचते हैं। असर्शन, इन द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन कॉपर ऑक्साइड की जिंक से रिएक्शन कराइए तो जिंक ऑक्साइड बन गया है और कॉपर बन गया है आपका सॉलिड बन गया है, बिल्कुल सही बात है। जिंक इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल सही बात है। जिंक ऑक्सीडाइज्ड हो गया है, ऑक्सीजन मिल गया है। कॉपर क्या हो गया है? रिड्यूस्ड हो गया, बिल्कुल सही बात है। अब इसका रीजन देखते हैं। प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन जोड़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। और यहाँ लिखा होगा ऑक्सीजन के रिमूव होने को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो बिल्कुल सही है ये। इसका आंसर क्या आ गया?
ए चला गया, ठीक है जी, असर्शन भी ठीक है। आपका जो रीज़न है वो भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आ गया 54, 54 क्या बोल रहा है? कोरोजन इन्वॉल्व्स द डैमेज और डेटेरियोरेशन ऑफ मेटल कंपोनेंट। बिल्कुल सही बात है, जो कोरोजन होता है उससे हमारी मेटल पूरी तरह से क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है, उसका शेप, स्ट्रक्चर बिल्कुल क्या हो जाता है? डिस्ट्रक्ट हो जाता है। वो सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात कही गई है। रीज़न क्या कह रहा है वो? रिडक्शन रिएक्शन अकर बिटवीन मेटल एंड एटमॉस्फेरिक गैसेस। नहीं, 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 आप यहाँ ध्यान रखिए, यहाँ पर रिडक्शन नहीं होता, ऑक्सीडेशन भी साथ-साथ होता है। तो यहाँ पर होती है रिडॉक्स रिएक्शन। समझ रहे हैं मेरी बात? जो रस्टिंग प्रोसेस होता है या जो भी कोरोजन होता है वो रिडॉक्स टाइप की होती है, उसमें ऑक्सीजन आके डैमेज करती है। इसलिए यहाँ पे आंसर जाएगा सी। असर्शन तो सही है पर रीज़न क्या है आपका? गलत है। इस तरह से स्टूडेंट्स मैंने आपको बहुत कम समय में ही इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करा दिए जो भी इम्पोर्टेंट थे। कुछ केस बेस्ड एमसीक्यूज़ भी हैं आपके, तो उनको अगर कर उनके लिए तो पूरा आपको ये जो एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उसमें पढ़-पढ़ के आपको ये सब करने पड़ते हैं, है ना? ये तो फिर अलग टाइप के हो गए। अगर आप इनका कहेंगे केस बेस का, ऑब्जेक्टिव्स का, 1-1 मार्क्स का, तो इनका भी मैं आपका लेक्चर बना दूँगा। इस तरह से मैंने आपको आज 54 एमसीक्यूज़ कराए जिसमें आपके 46 मैंने एमसीक्यू कराए हैं और बाकी जो लगभग 8 थे वो मैंने असर्शन रीज़न कराए। और इसके आगे 36 क्वेश्चन और हैं इस चैप्टर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप कमेंट करके कहेंगे तो मैं उनका भी आपका लेक्चर करा दूँगा। और अगर आपको इसी तरह के और वीडियो चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके बोर्ड के पेपर भी आ गए हैं, बहुत कम समय बचा हुआ है। एमसीक्यूज़ काफ़ी आते हैं, 20 मार्क्स तक के एमसीक्यू असर्शन रीज़न आजकल आ रहे हैं, तो आप मेरे इस चैनल के द्वारा उनकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन करा सकते हैं। कर सकते हैं, मैं आपको इस पे समय टू समय सारे जितने भी चैप्टर हैं उनके एमसीक्यूज़ और जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं उनका शॉर्ट वीडियो बनाता चलूँगा। सारे जो चैप्टर्स हैं उनको भी 10 टू 20 मिनट्स में मैं पूरा आपको रिवीजन भी करा दूँगा और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपको टाइम टू टाइम सॉल्व कराता चला जाऊँगा चैप्टर वाइज़। आज हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो गया है। थैंक्स स्टूडेंट।